और मम्मी, कैसे हैं सब लोग? बवंडर, तूफान, आंधी, कैसी हलकोर सी मचाता है ये सवाल। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसी चल रही है घर की साफ सफाई और दिवाली की तैयारियां? जानते हैं, साफ सफाई करते करते कुछ कहानियां सुनने का सिलसिला भी चलते रहे तो काम करने का मजा और भी दोगुना हो जाता है। तो बस कहानी जानी अनजानी सुनते जाइए और घर चमकाते जाइए। और ना भूलें कि कल 30 अक्टूबर इंडी पॉडकास्टर फेसबुक पेज पर मैं लाइव आकर अनकही कहानियों के विजेता अनाउंस करने वाला हूं, तो हमें ज्वाइन करना ना भूलें। प्रतियोगिता की टॉप 9 कहानियां हम FB और इंस्टाग्राम पर रिवील कर चुके हैं। कल होगा खुलासा सर्वश्रेष्ठ 3 कहानियों का, जिनका निर्णय हमारे निर्णायक मंडली अनुराग शर्मा, दिव्य प्रकाश दुबे, सुधा अरोड़ा, मनीष वैद्य और कहानी वाली सोनम ने किया है। तो जुड़ना ना भूलिएगा। इसी के साथ आशा करते हैं कि आप सब त्योहारों के बीच अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे और अपनों के पास भी होंगे या उन्हें याद कर रहे होंगे। बस कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहां दूर रहते क्या रिश्ते सच में दूर हो जाते हैं या फिर अपनों के और करीब। जानते हैं हमारी आज की कहानी आखिरी विदा में, जिसे लिखा है सूर्य बालाजी ने। सूर्य बालाजी ने वाराणसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में PhD किया है। डॉक्टर सूर्य बाला ने अभी तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास व हास्य व्यंग लिखे हैं। इनमें से अधिकांश हिंदी की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, अनेकों आकाशवाणी व दूरदर्शन पर प्रसारित हुए हैं और बहुतों का देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। देश विदेश के रेडियो व टीवी चैनलों से उन्होंने अपनी रचनाओं का पाठ किया है और अनेक रचनाएं कक्षा 8 से लेकर स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक के पाठ्यक्रमों में शामिल है। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। कहानी के बाद हम सूर्य बालाजी से चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। आखिरी विदा, सूर्य बाला। सुबह से 3 बार रपट चुकी थी वे। एक बार किचन में टंगी जाली की अलमारी से खीर के लिए इलायची का डब्बा निकालते हुए, दूसरी बार पूजा वाले ताक से भभूति उतारते हुए और तीसरी बार बाथरूम में गीला तौलिया टांगते हुए। ना कुछ खास नहीं, बस जरा सी कूल्हे में चिलक, थोड़ी छिली रक्ताब कोनी और कनपटी पर अलमारी के कोने की खरोच। लेकिन चोट के दंश और घाव की पीड़ा सहलाने का होश और फुर्सत कहां। पति पर इस समय पिता हावी है। उनकी चोट से ज्यादा एयरपोर्ट पहुंचने में होती देर से चिंतित। चिंताकुल पिता ने घड़ी देखते हुए और हड़बड़ाई उन्होंने एक हल्की कराह के साथ मुस्कुराकर खड़ी होते हुए एक ही वाक्य दोहराया है, 7:45 तक एयरपोर्ट पहुंच जाना है। उसने लिखा तो बार बार है कि आप लोगों को एयरपोर्ट आने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, आराम से पहुंच जाऊंगा। पर यह भी कोई बात हुई कि अपनी धरती पर उसके पैर पड़ने के बाद भी पूरे 1.25 घंटे वे दोनों बिना उसे देखे रह जाएं? और उसके घर आने के बाद भी अगर वे रसोई में घुसी खीर, पूड़ी, सूखी गीली सब्जियां और किशमिश छुआरों की चटनी बनाती रही तो उसके साथ कैसे बैठ पाएंगी? पूरे 7 सालों से तिल तिल कर काटते पल और तल फलाती उतावली का एक अनवरत सिलसिला। पिता हो गए, पति ने मौन तोड़ा। मेरा ख्याल है कि अब हमें एकदम निकल लेना चाहिए। अरे थोड़ा बहुत उसके आने पर भी कर लोगी तो क्या, कोई मेहमान है, अपना बेटा ही तो है। हां, उनका बहुत प्यारा बेटा। सोच कर ही भीगी किशमिशें जैसे और मीठी हो आई, निकाल कर छुआरे की चटनी में मिलाई और उठ ली। हां, यह एयरपोर्ट गवाह है। इसमें समाये समय के प्रवाह को उलीच कर देखें तो सब कुछ बह जाने के बाद भी
उन जैसी माओ की आंखों की कुछ डबडबी बूंदें थमी रह जाएंगी, अपने अपने समंदरों के सच के बानगी के रूप में। हां, यह एयरपोर्ट गवाह है। सब कुछ जुटा पुटा कर उसे लेस कर दिया था, सूटकेस से लेकर अचार बढ़िया तक। आखिरी बार आंखों से ओझल होने के पहले कुछ पल खड़ा रहा था, थम कर भारी आंखों से देखा था, फिर पलटकर चला गया था। सिक्योरिटी में कितनी देर लुटे पिटे से खड़े रहे थे दोनों। फिर अचानक जमीन थरथराई और एयरपोर्ट के कांच के दरवाजे कपकपाए। अंदर की प्राण वायु को ही जैसे चीरते हुए उड़ गया हवाई जहाज। चलो लौटो। कंधे पर पति हुआ पिता का हाथ पड़ा था। वे ही इस बार नन्हे बच्चे से किलके, आ गया प्लेन। भीड़ पर भीड़, चेहरे पर चेहरे, लेकिन बीचों बीच से टकटोर लाई दृष्टि। उचक उचक कर बच्चों की तरह देखते देखते अचानक वह रहा। वैसा ही संजीदा शांत, थोड़ा और निखर आया सा। उसने जरा बाद में देखा, हाथ हिलाकर मुस्कुराया, लेकिन परेशान भी हुआ। अरे, मना तो किया था, खुद टैक्सी लेके आ जाता ना। और एक विनम्र लाचारी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या, हुलसे दोनों निहाल बेहाल उसे देखते रहे। इस खिड़की से उस खिड़की जाते, कागज बढ़ाते, क्लियर कराते। अंत में आ गया। एक अपनत्व भरी मुस्कान से दोनों को तृप्त करता। बेहद धीमे से साथ आए लड़कों को आंखों में समझाया गया, माता पिता की तरफ इशारा करके, सॉरी मैं साथ नहीं आ पा रहा। ओके। लड़के जिंदा दिली से हाथ हिलाते पलट लिए। वह इन लोगों के साथ टैक्सी में आ बैठा, मां की बगल में। कैसी हो मम्मी? मगन, गदगद, रोमांच, विकल, खुशी का अतिरेक जैसे सीना फाड़ कर निकल जाने को आतुर। और आप पापा? मैं अचकचाकर आधे शर्माए आधे पुलकित, मैं तो बेटा एकदम फिट हूं। ये तुम्हारी मम्मी ही दिन रात कैसे होगा, कहां होगा, कैसे खुद बना के खाता पीता होगा, कह कहकर बिसुरती रहती थी। सोते जागते बस एक ही रट। वह हंस दिया उस संजीदगी से, लेकिन तत्क्षण एक सतर्क अलर्टनेस, अधेड़ बुनसी। इस इतने प्यार के अतिरेक को कैसे संभाला जाए, क्या कुछ और कैसे कहा जाए? तब तक मां ही पूछ रही थी, तू बता कैसा है? अब मैं अटपटा सा हो आया वह, फिर हंसकर, अच्छा हूं, एकदम तुम्हारे सामने। इतना छोटा सा उत्तर, जैसे बहुत बड़ी थाली में एक नन्हा सा कौर। लेकिन इससे बड़ा जवाब आखिर हो भी क्या सकता था? अच्छा हुआ जो पिता ने तब तक इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लिया। वह इन्फ्लेशन के साथ टेररिज्म, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कस्टम सिस्टम आदि के बारे में बताता रहा। समझती हैं वे भी ये सब। फिर भी थोड़ी ईर्ष्या हुई पितृत्व से। दुर, वे और पिता क्या कोई दो हैं? आ गया घर। भर भी गया बैगों, सूटकेसों और पैकेटों से। सब कुछ के बीचों बीच वे अचानक किंतर्त्व विमूढ़ सी खड़ी रह गई हैं। क्या दे सबसे पहले खाने को? खीर, दही या फिर दूध में भीगे पुए? अमावट उसे बहुत पसंद है। गजक भी तो। उसकी सारी पसंद की चीजें घर में ला लाकर जमाई हुई है, लेकिन वह खाएगा क्या, कैसे मालूम हो? बावली सी उसके सामने ढेर सारे खाने की चीजों की सूची दोहरा गई। थोड़ी खिसखिसाहट भी लगी। वह उसी तरह बेहद नरमी से मुस्कुराया, कुछ भी दे दो, पर जरा सा ही, प्लेन में खाया है। कुछ भी आखिर क्या? इतनी सारी चीजों में जो उसने 7 सालों में एक बार भी नहीं चखी और उसे बहुत पसंद है, लेकिन अब दोबारा नहीं पूछेंगी। दौड़ी दौड़ी जाकर थोड़ी थोड़ी सारी चीजें ही एक प्लेट में सजा लाई। खुद पर खींची भी। इतना कुछ एक साथ देखकर तो वह अभी ऊब जाएगा, शायद कुछ भी ना खा पाए। वही हुआ। अरे, इतनी सारी चीजें! हंस गया वह, जैसे किसी बच्चे ने प्लेट थमाई हो। थोड़ा सा कुछ लेकर प्लेट वापस कर दी। वे लजाई, खिसियाई सी प्लेट वापस लेकर चली गई। मन न माना। चाय बना दूं? रहने दो, अभी कुछ खास मन नहीं। पति ने भी आंखों में बरजा, तुम तो एकदम पीछे ही पड़ गई।
सो चुप हो ली। सब तरफ एक शांत संजीदी चुप्पी पसरी हुई सी। अचानक घर और बड़ा और खाली लगने लगा। कुछ इस तरह जैसे वे सब उस बहुत फैले खालीपन को भरने के लिए एक दूसरे से बचा बचा कर जी जान से कोशिश किए जा रहे हैं। साथ साथ ही डर भी कि कहीं उनमें से कोई यह सूनापन भांप न ले। लगातार यह सोचते हुए कि अब क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए, क्या किया जाए, तब तक उसे याद आया, ठहरो, मैं सूटकेस खोलता हूं। और उसने विदेशी लेबलों से लेस शर्ट, साड़ियां, घड़ी, पैंट जैसी तमाम चीजों के पैकेट निकाल लिए। फिर उन्हें 2 हिस्सों में कर उन दोनों के सामने बढ़ा दिया। ये पापा आपके लिए और ये तुम्हारे लिए मम्मी। फिर थोड़ी बची चीजें उनकी ओर बढ़ाता बोला, ये सब जिसे जिसे ठीक समझना दे देना। अब जैसे एक और रास्ता बंद, फिर से बात खत्म। इतने दिनों से जो कुछ एक तेज बहाव के साथ बह जाना चाहता था, वह सब वहीं का वहीं दीवालों में चिन गया हो जैसे। उफ, क्यों नहीं पूछती, क्यों नहीं कहती वह सब जिसके लिए पूरे 7 साल से तरस रही थी। समेट ले उसका माथ अपनी गोदी में, दुलार ले जी भर कर, या फिर रो ही ले हिलक कर। कि कैसे आधी आधी रातों अचानक बड़ी धड़कनों के बीच नींद खुल जाती, एकदम से हंस उठती कि तू क्या कर रहा होगा। रात का दिन, दिन की रात होता है ना वहां, तो जागा कि सोया, कैसा लगता होगा। और फिर एकदम से उसे देखने की बेकली तलतला उठती, तकिया भीग जाता। पिता भी न जान पाते। लेकिन कहा सिर्फ इतना, नहाएगा तू? नहा लूं? न मन हो तो रहने दे। हाँ, थोड़ी सुस्ती सी लग रही है, नींद भी। ओह, कितनी स्वार्थी हैं वे भी। उसके जेट लैग वाली बात तो एकदम भूल गई थी। 1.5 दिनों के रात दिन का उलटफेर उसे बुरी तरह थकान और नींद से बोझिल कर रहा होगा। हड़बड़ी मच गई उनके अंदर बाहर, जल्दी से जल्दी खाना गर्म कर लगाने की उतावली, या फिर उस सनाके से उबर कर अति व्यस्त हो जाने की तृप्ति। डोंगे पोछे सजाए, रसे का नमक दोबारा आंखें बचाकर चखा। हड़बड़ी में 2 बार जली, 2 बार जलते जलते बची, 3 बार ऐनक रख रख कर भूली। बिना ऐनक काम करने की कोशिश में एकाध चीजें डोंगे से छलकी भी। 7 साल पहले भी तो यही सारी चीजें बनाई थी, पर कुछ भी जला छलका नहीं था। रुआसी सी हो आई। पति को बुलाया, वह भी दौड़ा आया। क्या क्या हुआ? लाओ, मैं ले चलता हूं। लेकिन तुमने इतना सब क्यों बनाया, सब कुछ एक साथ ही? उसके कहे में प्यार ज्यादा था या परेशानी और खिंज, पर तुरंत के तुरंत वह सब कुछ छुपा बुजुर्गियत से भरी एक समझदार सहानुभूति छलकी उसके चेहरे पर। संभाल संभाल कर वह मेज पर मां को परोसने में मदद करता रहा। ज्यादातर चीज तो उनके भरपूर परोसने के पहले ही लपक कर, लाओ मैं खुद ले लेता हूं ना, यानी अपनी जरूरत मुताबिक, बहुत जरा सा। अच्छा, बहुत अच्छा बना है सब कुछ। खीर रख देना, शाम को भी खाऊंगा, लेकिन अभी बस 2 चम्मच। उन्होंने लक्ष्य किया, वह मुश्किल से खा पा रहा था, थकान नींद से बोझिल। जा, सो रहे। 3 रातों का उलट फेर सो गया वह, पति भी। वे टेबल किचन सल्टाती रही, पोछना पाछना बचा खोचा समेटना, बीच बीच में जाकर हौले से कमरे में झांक आना। कहीं उठा तो नहीं वह, कहीं जागा तो नहीं वह, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। शरीर थकान से लस्त, लेकिन मन बौडाया पाखी, घूम फिर वहीं। खिंचकर खुद को ही फटकारा, अब जब मुल्हत मिली है तो क्यों नहीं 2 घड़ी हाथ पैर सीधे कर लेती। पहर बीतते न बीतते फिर शाम के चरखे शुरू हो जाएंगे। सोच कर पड़ रहती है चट्टाई डाल, वही उसके कमरे के आसपास। कहीं उसे कुछ चाहिए हुआ तो संकोच के मारे उन्हें जगाएगा नहीं, जानती है। पर पड़े पड़े भी आंखें कहां झपी। दृष्टि पंखे से बल्ब, बल्ब से रोशनदान, और रोशनदान से धूप के फूल टटकोरती रही। बचपन में 2 के पहाड़े से भी पहले अद्धे पौने के पहाड़े रटाए गए थे।
समय बिल्कुल उन्हीं आधे पौने के बीच से गुजर रहा था। एक एक घड़ी जरूरत से ज्यादा टिकती हुई। समय जैसे एक गुफा हो और वे घुट रही हो उसमें। शापित हो, रोशनदान घड़ी, पंखे और छन कर आते धूप के फूल टटकोरने के लिए। अचानक रोशनदान पर नजर पड़ते ही चिहुक सी गई। कहीं धूप की चौंध तो नहीं आ रही उसके बिस्तर पर? बिस्तर पर तो आंखों पर भी। उसे पर्दे खींचने को कह देना था। चलो खिड़की या पर्दा बंद कर दूं, बहुत आहिस्ते से। और जग गया वह। कुनकुना कर उठा। अपराधनी सी पकड़ी गई वे। कोसने लगी खुद को ही। जाने मुझे क्या सूझी पर्दे खिसकाने की। लेकिन वह संयत भाव से उठ जाता है। कोई बात नहीं, फिर सो लूंगा। चाय लाऊं? हाँ लाओ। उनके जाने पर वह नींद से बोझिल आंखों पर पानी डालता रहा। वे उमगती हुई चाय के साथ वापस ढेर सारी चीजें सजा लाती हैं। ओह मम्मी, वह परेशान सा हंसता रहता है। अभी इतना तो खाया ना, बस चाय। उनके चेहरे की अकुलाहट लक्ष्य करता वह खुद ही चुप्पियों के बीच बड़े यत्न से पूछता है, और मम्मी कैसे हैं सब लोग? बवंडर, तूफान, आंधी, कैसी हलकोर सी मचाता है यह सवाल। यही एक वाक्य जब वह महीने 15 दिनों पर फोन पर पूछता था तो उनका रोम रोम तृप्त हो जाता था। सवाल अपने आप में एक खुशखबरी हुआ करता था। उतनी दूर से वह सबके कुशल क्षेम के लिए अधीर है। आधे मिनट में वे जल्दी से सभी के कुशल क्षेम आशीष पहुंचाती। विभोर गदगद यह भी कि वह चिंता न करे, अच्छे से रहे। ओके मम्मी। लाइन कट जाती थी। उसकी आवाज का छोर हाथ से छूट जाता था। तब भरपूर तृप्ति के बीच भी अंदर एक बेबसी निचुड़ती थी। वह कितना कुछ पूछना चाहती है, वे कितना कुछ बताना चाहती है, लेकिन आज जब वह एकदम उनके पास आ गया और पूरे इत्मीनान से चाय की चुस्कियों के साथ पूरा समय देता, उनसे पूछ रहा है, और मम्मी कैसे हैं सब लोग, तो वे एकदम चुप सी हो रही हैं। उन्हें लगने लगता है जैसे सवाल के साथ जुड़े सारे सरोकार खत्म हो चुके हैं। नहीं, छी, ये बात नहीं। असल में उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सवाल के जवाब के सिलसिले को कहां से शुरू करे। फोन पर अच्छा रहता था, एकदम हड़बड़ी में जल्दी से काट कर थमाया, समय का एक छोटा टुकड़ा भर ही। लेकिन अब समय तो इफरात है। फिर क्यों नहीं निश्चय कर पा रही कि कितना बड़ा या कितना छोटा जवाब उसे चाहिए। हठात उन्हें लगता है सारे अंतहीन सिलसिले एकदम से खत्म होने को आ गए। समझ रहा है शायद वह भी, इसलिए मन मन कुछ ठीक ठाक ज्यादा विश्वसनीय सवालों के जुगाड़ कर रहा है, आत्मीयता और सरोकार भरे। बिजनौर वाली मामी कैसी है मम्मी? और रचना की शादी? बात तो चल रही थी कई जगहों पर। जो भी लड़के अच्छे मिलते हैं उनकी उम्र रचना से कम ही ठहरती है। दद्दा के गुजर जाने के बाद खुद भी इधर बीमार ही चल रही है। ओ, एक दिन जाकर आऊंगा। और अवनीश चाचा, रतलाम वाले फूफा जी, उनके भाई, उनकी लड़की, उनके देवर। गड़ी हुई जिज्ञासाओं का एक समूचा सिलसिला। सवाल ऐसे चल रहे हैं जैसे रुक रुक कर किसी तरह मरम्मत करके चलाने के लायक बनाए गए कलपुर्जे नहीं साहब, ठीक ठाक तो हैं, बढ़िया से काम ले दे रहे हैं कलपुर्जे। एक अजीब सी घबराहट पसर रही है। अब इसके बाद क्या सचमुच सारे सिलसिले खत्म? क्या उन्हें वापस उस छोर से नहीं बांधा जा सकता जहां ऊंधे स्वेटर पर सफेद ऊन से उसके नाम का पहला अक्षर बुन दिए जाने पर उसकी आंखों की खुशी छुपाई नहीं छुपती थी, डर भी तो नहीं छुपता था जब अगिय बेताल का डरावना सपना देखकर उनकी बाहों में दुबक जाता था, या फिर दवात सहित पूरी स्याही उलट जाने पर पापा तक बात न पहुंच पाने का वायदा। इन जैसे या इसके अलावा भी कहीं भी जाने कुछ भी पाने की आश्वस्ति, सीधा हट, सीधा आक्रोश और सीधा प्यार पाना या जताना भी इतना कठिन सा क्यों हो उठा है? कहीं ये सिलसिले एक तरफा तो नहीं हो गए हैं?
मात्र उनकी भावनात्मक तृप्ति के लिए जुटाई जाने वाली समिधा। अन्यथा जो कुछ है, जितना भी, वह खुलकर सामने क्यों नहीं आता? अचानक उन्हें लगा, इतना आसान नहीं है किसी रिश्ते को एकदम पोटली की तरह खोल देना, खोलकर भर हाथों चारों ओर छितरा देना। खुद वे ही क्या कर पा रही हैं? शायद कुछ रिश्ते जिंदगी की नींव का काम देते हैं, फिर नींव छिनती चली जाती है और ऊपर पुख्ता दीवारें उठती चली जाती हैं। एक नई इमारत, एक नई दुनिया आपसे आप, एक विकास यात्रा उम्र के पड़ावों पर ठहर ठहर कर चलती हुई। एक तरफ केंचुल से छुटती जाती उम्र और दूसरी तरफ अतीत की गली में भटकते माँ बाप। 7 वर्ष का लंबा समय उसे भी बहुत आगे ले जा चुका है। अब उसे बहुत झुककर, बहुत पीछे मुड़कर छूनी पड़ती है एक एक छोटी चीज, रिश्ते, प्राथमिकताएं। और वह किस कदर बेइंतहा कोशिश कर रहा है। हठात दया सी हो आई उस पर। एक अन्याय सा होता लगा। टटोला, तू थक गया होगा ना? न, नहीं तो, बल्कि तुम ज्यादा थकी लग रही हो। मैं तो अभी कितनी भी देर बातें कर सकता हूं तुमसे। उफ, कितनी जद्दोजहद के बीच से की गई एक ईमानदार कोशिश। तुझे सब कुछ बदला सा लग रहा होगा ना? वह झिझका, सहमा। हाँ, थोड़ा थोड़ा, बहुत दिनों बाद लौटा हूं ना। उन्हें लगा, पूछ पाता तो शायद यह भी पूछता, और कितने पीछे लौटा ले जाना चाहती हो तुम मुझे? आगे पीछे एक साथ चलने में मुश्किल भी तो पड़ती है। तुम्हारे लिए आसान है मां, निरंतर पीछे की अतीतगामी यात्राएं, क्योंकि वर्तमान और सामने आते भविष्य का अकेलापन और सन्नाटा तुम्हें आतंकित करता है। इसलिए तुम निरंतर चहल पहल भरे अतीत में ही पनाह ढूंढती हो। लेकिन मैं तो सिर्फ अतीत या वर्तमान में नहीं रुक सकता ना। मेरे लिए तो समय और उम्र चढ़ते हुए सूरज की सीढ़ियां हैं। बेल बजी। सिर्फ पिता रह गए पति लौट आए थे। एक छुटकारे की सी सांस हल्की हो आई, लेकिन तत्क्षण अपने आप से कोई चोरी से करते पकड़ जाने का एहसास। हल्कापन यानी छुटकारा? अपने बहुत अच्छे बेटे के पास से हट आने पर? वह 3.5 दिन रहा। वे चिमटे कलछी से हाथ जलाती, पुए तलती रही, बादाम की कतलियां बुरकती रही, उससे कपड़े बाथरूम में छोड़ देने की जिद करती रही। उसे 7 साल से छूटी कपड़े की अलमारी में कपड़े टांगते, शीशे में कंघी करते देखती रही, देख देख कर निहाल होती रही। जगते में ही नहीं, सोते में भी बीच बीच में कमरे में झांक देख जाती रही। लेकिन अंतिम दिन, आधी रात, जब उद्विग्न पिता ने डूबी सी आवाज में उनके कंधे पर हाथ धरकर कहा, कैसा लगता है ना, कल चला जाएगा वह, तो उनकी आंखों में जो 2 भरपूर आंसू डबडबा आए। उन्हें पिता ने शायद नहीं समझा। पिता ने समझा, यह तो होना ही था। बेटा जाता है सुबह, फिर न जाने कितने सालों के लिए। इसलिए दिलासे की थपकी दी, घबराओ नहीं, फिर से कुछ ही सालों में लौट कर आएगा ना। जैसे इस छाती पर जैसे कोई समंदर हरहरा उठा। पछाड़ खा खा के लहरें चकनाचूर होती रही। बोल पाती तो कहती, नहीं, और कितनी बार लौटाएंगे हम उसे, और कहां तक? तो अभी जो आपने कहानी सुनी वो थी आखिरी विदा। जी हाँ, आखिरी विदा, जिसे सूर्य बालाजी ने लिखा था। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमारे साथ आज सूर्य बालाजी जुड़ी हैं। जी हाँ, तो चलिए इस खूबसूरत कहानी के बारे में और जानते हैं। सूर्य बालाजी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है कहानी जानी अनजानी में। नमस्कार पीयूष जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरी एक कहानी इतने लोगों तक पहुंचाई। खासकर आपकी तो हमने इतनी सारी कहानी पढ़ी कि हमें मुश्किल हो रही थी कि कौन सी कहानी पढ़े और कौन सी नहीं पढ़े। तो आखिरी विदा हमने इसलिए चुनी क्योंकि हमें लगा कि हमारे जो सुनने वाले वो इससे बहुत ही गहराई से जुड़ पाएंगे। ये मैं खुद आपसे पूछने वाली थी, और मुझे एक तरह से कहूँ तो सुखद आश्चर्य हो रहा था कि हम्म। आपने इतनी इतनी सारी कहानियों में से ये एक इतनी गहरी संवेदना वाली कहानी कैसे हम्म। चुनी आपने? क्योंकि लोग मुझे बहुरूपिया कथाकार कहते हैं,
मैम आपकी एक कहानी पढ़ने के बाद अगर दूसरी कहानी हम पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं लगता है कि एक ही कथाकार की कहानी हम पढ़ रहे हैं। इतने अलग अलग परिवेशों की और इतनी अलग अलग भाषा, शिल्प और संवेदना की कहानियां और विषय की दृष्टि से भी अलग है। लेकिन ये कहानी बहुत छोटी सी, बहुत गहरी सी, बहुत कुछ कहने वाली और बहुत ज्यादा न कहने वाली कहानी। हम काम ही ये करते हैं, हम एकदम ढूंढ ढूंढ के हीरे नगीने सब निकालते हैं। और आपकी इतनी सारी जानी मानी कहानियों के बीच में हमने ये अनजानी कहानी ढूंढ ली है। ये पहले तो ये कहानी आपने लिखी कब? ये कहानी जब मेरी पब्लिश हुई थी मुझे याद नहीं है। मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। लेकिन जब ये कहानी प्रकाशित हुई थी तो भारती जी ने, जो धर्मयुग के संपादक और इतने बड़े कवि नाटककार वरिष्ठ डॉक्टर धर्मवीर भारती और उनकी पत्नी पुष्पा भारती ने कहानी पढ़ी थी। कहानी पढ़ने के बाद मुझे फोन किया। पुष्पा जी ने कहा कि सूर्यबाला, मैं तुम्हारी ये कहानी पढ़कर बहुत रोई। और भारती जी ने कहा कि कहाँ से लाई ये भाषा शिल्प। तो पुष्पा जी से मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी कहानी ने आज आपको रुलाया। और भारती जी से मैंने कहा, ये आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से लाई ये भाषा, ये शिल्प, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, आप ही लोगों का। बहुत खूब। तो ये कहानी पीयूष जी मैंने बहुत वर्षों पहले, और सही बात है कि जब संभवतः मेरा बेटा गया था विदेश बहुत वर्षों पहले, जब ये मोबाइल नहीं थे, ये सारी चीजें नहीं थी, ये जिससे कि हम तुरंत देख सके, बात कर सके, एक दूसरे को मिल सके, तो वो बड़ा हृदय निचोड़ने वाली चीज हुआ करती थी। और दूसरी बात आपको एक ये बताऊं कि मेरा सारा लेखन ही रिश्तों पर है। और मैं ये मानती हूँ कि जीवन में रिश्ते, संबंध, ये हमारे एक पाथेय की तरह होते हैं जिन्हें लेकर हम जिंदगी का पूरा सफर तय करते हैं। अगर हमारे जीवन में ये संबंध न हुए, इन्हें हम न सीख संभाल पाए, तो हमारा जीवन बिल्कुल छूछा, खाली सा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब इन पर हमारा वश नहीं होता है। और इसके साथ जुड़ी एक और बात आपको बताऊं कि मेरी कहानियों में आपको कभी कहीं खलनायक या खलनायिका नहीं मिलेंगे। अरे वाह। मैं कहती हूँ कि स्थितियां खलनायिका होती हैं। तो ये कहानी ऐसी ही एक संदर्भ, एक रिश्ते की कहानी है। बहुत ही प्यारा। और ये जो बात आपने कही कि भाई कहानी में कोई भी खलनायक नहीं होती, आपकी कहानी में मैं इस ख्याल से भी बहुत वाकिफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इंसान जिस सिचुएशन में, जिस जिस असमंजस में, जिस समय अपने जीवन के जिस काल में रहता है, उस समय के हिसाब से वो बर्ताव बिल्कुल करता है। बिल्कुल। एक और भी बात, अक्सर ऐसी कहानियों में जो गहरी संवेदना से जुड़ी होती हैं, उनमें ऊपर ऊपर जितना कहा जाता है उससे बहुत ज्यादा बिटवीन द लाइंस होता है। और जो मुझे सबसे खास लगी, अब मैं जो हूँ, मैं अपने परिवार से कई सालों से दूर ही रहा हूँ। तो जब मैंने पहली बार कहानी पढ़ी, तो जबकि हम साल में 2 बार 3 बार मिल लेते हैं, हमारा अंतराल इतना भी ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो इमोशन है कि भाई क्या बातें करें, क्या जी दे क्या नहीं दे, तो वो उससे मैं इमीडिएटली कनेक्ट कर पाया कि जो इसमें जो बेटा फील कर रहा है वो भी, और जो माता पिता फील कर रहे हैं, वो एक बेबसी है कि अब तो अंदर अंदर से है कि आपको बहुत बातें करनी है, आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन जब सामने बैठते हैं तो फिर कुछ निकलता ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे पता चला कि आपने क्यों ये कहानी से, क्योंकि आपने कहीं इस कहानी से अपने आप को रिलेट किया। मैं बिल्कुल। हमेशा कहती हूँ पीयूष जी कि हमें अपनी कहानी नहीं, पाठक को उसकी कहानी चाहिए होती। तो बिल्कुल जिस बिल्कुल। कहानी में वो डूब पाता है, अपने आप को रिलेट कर पाता है, वही कहानी उसे उसकी अपनी कहानी हो जाती ये बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आपने जिस समय कहानी लिखी थी तब आपका बेटा भी विदेश में है। था। जी, कितनी ज्यादा ये जो कहानी है, ये आपके लिए आपकी पर्सनल, आपकी अंदरूनी एक्सपीरियंस है? ऐसे तो मेरी सभी कहानियों के लिए मैं कहती हूँ कि मैं हूँ, हम्म। मैं इस कहानी में बाकायदे हूँ। बस हम्म। आप पकड़ नहीं पाए किस पात्र के किस अंश से, किस संदर्भ में मैं कहाँ से आती हूँ, लेकिन हूँ अवश्य। हम्म। लेकिन इस कहानी में भी यही था कि मैं, सच की ये बात थी, बेटा बाहर से आया था। और जो मैं हम्म। कहती हूँ कि मेरे कहानी में वो लड़का बड़ा अच्छा है, हम्म। माँ को बहुत प्यार करने वाला हो, हम्म। पिता को बहुत प्यार करने वाला है। हम्म। लेकिन संदर्भ इतने टूट गए हैं
वो इतने अलग संदर्भों में इतने अलग समय तक बाहर रहा है। ये दूरियां सिर्फ भौगोलिक दूरियां नहीं रही हैं, सिर्फ स्थान की दूरियां नहीं रही हैं, ये सारे संबंधों के विघटन तो मैं नहीं कहूंगी, संबंध बने हुए हैं, लेकिन उन संबंधों को जोड़ने के तार जो हैं, उनका रंग जो है वो इतना धुंधला हो गया है कि उसको पकड़ पाना ना बेटे के लिए संभव हो पा रहा है। और बेटा जी जान से कोशिश कर रहा है कि मैं माँ पिता से उसी तरह जुड़ पाऊं जिस तरह मैं पहले था, और माँ भी कोशिश कर रही है कि मैं वही माँ हो पाऊं। इसमें कहीं मैंने लिखा है कि इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि पिता हो आए पति। पति जो थे, जो इतने 60 सालों तक पति बने हुए थे, वो इस समय सिर्फ पिता बना, और वही चीज पत्नी के साथ भी है। तो माँ बेटे के बीच जितना कुछ खुल के आवाज बहना था, वो उसका जो बहाव है, प्रवाह है, वो अवरुद्ध सा हो रहा है। और दोनों अपनी अपनी तरफ से, बेटा अलग माँ अलग, दोनों अपनी तरफ से जी जान से कोशिश कर रहे हैं उस खाई को दूर करने की। मुझे ऐसा भी लगा कि यहाँ पे एक चौथा किरदार भी है जो कि समय है। बहुत अच्छी बात है आपने। और वो जो किरदार वो जो निभा रहा है, वो किरदार भी जैसे आपने बहुरूपिया का, वो भी दो रूप निभा रहा है। वो माँ के लिए तो अभी भी बहुत साल पहले की ही बातों में अटका हुआ है, और बेटा वर्तमान में ही समय को रहना चाहता है। तो वो लगता है कि एक असमंजस में लड़ाई कर रहे दोनों उस समय किरदार के साथ कि भाई तुम मेरे साथ रहो, और माँ कह रही है नहीं तुम मेरे साथ रहो। बहुत सच आप कह रहे हैं कि बेटा उस बेटे के लिए उस अतीत की यात्रा, ज्यादा से ज्यादा उस अतीत की यात्रा करनी है जिस भारत को या जिस देश को वो 7 साल पहले छोड़ कर गया था। और माँ जो है वो उससे तो दूर, अभी माँ 7 साल बाद की यात्रा कर चुकी है, तो वो न यहाँ के परिवर्तनों से, यहाँ के बदलावों से वाकिफ है, और न माँ उसके किसी। मैंने अभी, आपको शायद नहीं पता, बताऊं, मेरा अभी 1.5 वर्ष पहले एक उपन्यास आया है, उसको इसी विस्थापन की पीड़ा को लेकर। ये मेरे बहुत करीब, ये वो भी मैंने विदेश जाने वाले युवाओं को लेकर, वेणु की डायरी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। तो उसमें भी ये सारी बातें, समझ लीजिए ये सारी कहानियां उस उपन्यास का नेपथ्य है कि वहां पहुंचने पर जो कुछ मिलता है हमें, जो कुछ उपलब्ध होता है, उससे बहुत ज्यादा हमारा खो चुका होता है। उस खोई हुई सब उसका हिसाब मेरी कहानियां लगाती। बहुत ही खूब सूर्यबाला जी। और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों में से जो विदेशों में हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत जगह में से जो सुन रहे हैं, वो भी शायद आपके इस भावनाओं से जुड़ पाएंगे, क्योंकि या तो वो खुद विदेश में है, या फिर वो जानते हैं अपने किसी जो उनसे दूर विदेश में बैठा है, और वो भी इसी असमंजस से गुजरते हैं। मैं यहाँ तक कहती हूँ कभी अपने बच्चों से कि हमारे दुख सुख भी तुम लोगों के लिए एक समाचार, एक सूचनाएं। तुम उनके अंदर धंसना तुम्हारे लिए मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे वो सारे जो संदर्भ हैं वो टूट चुके हैं। बिल्कुल। तो यही चीज मुझे लगता है कि वेश बदल बदल कर संवेदनाओं की अदला बदली के साथ इस कहानी में भी, आखिर में विदा में भी आए हैं बस। लेकिन उसमें एक अलग चीज जुड़ी है। देखिए, माता पिता, पिता भी माँ को समझ नहीं पा रहा है। पिता यही समझता है, शायद साधारण पाठक भी यही समझे। मैं बीच में ये कहूंगी कि हर पाठक की अंजलि भी अलग होती है। कि पिता समझता है कि माँ इसलिए रो रही है कि वो कल सुबह चला जाए, लेकिन माँ जो है वो इसलिए बेचैन तड़फला रही है कि बेटा जा चुका है जी। पिता कह रहा है कि घबराओ नहीं, वो फिर वापस आएगा। और माँ कह रही है कि हम इसे कहाँ तक वापस करवाएंगे। ये वापसी असंभव है। वो संबंधों कहानी का नाम है आखिरी विदा। इसलिए आखिरी विदा, वरना ऊपर की तो आएगा ही और जाएगा। बहुत ही खूबसूरत रचना, बहुत ही खूबसूरत बातें सूर्यबाला जी। थोड़ा सा और जानेंगे आपके बारे में। मुझे मालूम है आपने ढेर सारी कहानियां लिखी, जैसा आपने का रिकॉर्ड नहीं रखा होगा, आपने गिनतियां भी नहीं की होगी, लेकिन कब शुरू हुई आपका ये सफर कहानियों के साथ? ये मैं बहुत बचपन से लिखती रही हूँ, और दूसरे रचनाकारों की तरह ही मैंने भी, पीयूष जी एक छोटी सी कविता से शुरुआत आपसे हो गई थी, और उसके बाद मैं आज
बड़ा सम्मानित पत्र हुआ करता था उन दिनों उत्तर भारत का। मैं वाराणसी की हूँ। तो किशोर वय की मेरी रचनाएं, कविताएं पहले आज के बाल संसद में छपी, फिर बाल संसद के बाद वो वयस्क पृष्ठों पर, और कहानियां भी। तो कविता के थोड़े दिनों बाद ही कहानियां भी मैं लिखने लगी। और कहानियां मेरी बड़ी बहन, मैं उन्हें हमेशा याद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, वीरबाला वर्मा। अच्छा। वो उन्होंने मुझे बचपन में ढेर सी कहानियां उन्होंने मुझे अपने रैपिड रीडर से पढ़कर सुनाई थी। अच्छा। और हास्य व्यंग की कहानियां, शायद आप जानते हो कि मैं हास्य व्यंग्य भी लिखती हूँ, जी। व्यंग्य लिखती हूँ। और तो व्यंग्य और की भी कहानियां, वो शायद प्रेमचंद की बड़े भाई साहब मेरी बहुत चहेती कहानी है, अकबरी लोटा उस समय की, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। आप वो सब कहानियां भी सुनवाइए अपने बड़े श्रोताओं भाई को। साहब तो मेरी भी बहुत ही पसंदीदा कहानी है, और इनफैक्ट हमारे इस पॉडकास्ट पर मैंने जो तीसरी कहानी पढ़ी थी, अभी हम 80वें कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बड़े भाई साहब ही थी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं उसे विश्व स्तरीय कहानियों में एक रखती हूँ। जिस तरह का व्यंग्य और जिस तरह का ह्यूमर के बीच से पैथोस आया है, उसमें अवसाद आया है, करुणा आई है, आप हंसते आह और वाह एक साथ करते हैं। तो ये चीजें थी, इन्हीं वजह से मैं मतलब स्वयं अपने सुख के लिए लिखती चली गई, और अभी तक मैं अपने सुख के लिए ही लिख रही हूँ। धुआंधार लिखा है पर अपने लिए लिख। तो ये मेरा कहानियों का संसार है बस। बहुत ही खूब सूर्यबाला जी, आपसे बातें करके मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे उम्मीद है पूरी तरह कि हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी कि आपकी बातें सुनकर बहुत आनंद आया। इसी तरह हम आपकी कहानियां उम्मीद है कि आगे भी पढ़ते रहेंगे और आपसे ढेर सारी बातें करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आभार पीयूष जी, मुझे बड़ा मजा आया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी और सूर्यबाला जी के साथ बातचीत? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं शब्द कम पड़ गए अपनों से बात करने को? आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही है, हमें जरूर लिखकर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को लुभा रही हो तो आप हमें अपना योगदान कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।